Hello students of class 11th agriculture, welcome back on the channel. In today's video you will learn about the agriculture math and elementary aesthetics chapter 6 exercise 6 solution for question number 6 to 10 भारत भारती पब्लिकेशन बुक। सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और अपना कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 और 3/11 के बीच 4 हरात्मक माध्य ज्ञात करने को बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इनके बीच में 4 हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को रेसिप्रोकल में लेकर इनके बीच 4 समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैं इसको 2 और इसको 11/3 लिख देता हूँ। ओके, इसके बीच में 4 समांतर माध्य लिख देता हूँ, A1, A2, A3 और A4। अब यहाँ एक समांतर श्रेणी बन गई है जिसमें कुल 6 पद हैं। का प्रथम पद 2 है, पदों की संख्या 6 है, अंतिम पद 11/3 है। तो हमें किसी तरह सारवंतर मिल जाए। और सारवंतर कैसे मिलेगा? देखो, यहाँ हम जानते हैं an का एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में, nवें पद का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। सबकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ रख दूँ, a का वैल्यू रख देता हूँ 2 है, +6 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू an का वैल्यू रख देता हूँ 11/3, राइट हैंड साइड में रख रहा हूँ ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ 5d बचेगा इक्वल्स टू, इस 2 को इधर लाकर 11/3 में से सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, तो ये 11 - 3/3 कितना बच जाएगा यहाँ पर? 2 को सब्ट्रैक्ट कराना है ना, 2 को सब्ट्रैक्ट कराओ तो यहाँ 6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ कितना बच जाएगा? 5/3 बच जाएगा। अब आप 5 से 5 डिवाइड कर दीजिए, डी का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। ओके, अब डी का वैल्यू है तो हम A1, A2, A3 और A4 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A1 का वैल्यू होगा A + D। A2 कैसे आएगा? जब A1 में सारवंतर जोड़ा जाएगा। A3 कैसे आएगा? जब A2 में सारवंतर जोड़ा जाएगा। और A4 कैसे आएगा? जब A3 में सारवंतर जोड़ा जाएगा। A क्या है? 2 है A अपने पास, 2 में जोड़ दो 1/3, तो 2 तिया 6 और 1 7/3 हो गया। फिर 7/3 में जोड़ दो 1/3, तो 8/3 हो गया। फिर 8/3 में जोड़ दो 1/3, 9/3 हो गया। 9/3 को हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा। फिर 3 में जोड़ दो 1/3, तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास समांतर माध्य आए हैं, लेकिन हमें हरात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए हरात्मक माध्य या H1 लिखेंगे। H1 होगा 1/A1, यानी A1 का उल्टा 3/7 हो जाएगा। H2 ज्ञात करेंगे, ये होगा 1/A2। A2 हमारे पास 8/3 है तो 3/8 आ जाएगा। और फिर H3 देखिए, H3 होगा 1/A3, यानी 1/3 हो जाएगा।
और फिर H4 1/A4, तो ये 3/10 हो जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन के अभीष्ट आंसर। समझ आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, यदि A/B+C, B/C+A, C/A+B समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि B+C, C+A, A+B ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका, A/B+C, B/C+A, C/A+B, ये किसमें है? ये समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है। और हमें सिद्ध करना है ये GP में होंगे। GP में होने का मतलब है कि 1/B+C, 1/C+A और 1/A+B, इनको आपको AP में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। तो मुझे यहाँ जो ये पद AP में दिए गए हैं, इन्हीं को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी पदों में एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने पर तो ये A/B+C+1 हो जाएगा, B/C+A+1, C/A+B+1। हम जानते हैं अगर हम AP के सभी पदों में कोई समान संख्या जोड़ दें तो जो हमें वापस मिलेगा वो भी AP में ही होगा। अब अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए हमें इस B+C की मल्टीप्लाई इस एक के साथ करवानी होगी। तो ये A+B+C आ जाएगा, नीचे B+, और अगर ध्यान से देखें तो B ऊपर है, नीचे से C+A का मल्टीप्लाई एक के साथ होगा, तो यहाँ भी A+B+C ही बनेगा। ठीक है, समझे ना? और यहाँ ऊपर C है, A+B नीचे से आएंगे तो यहाँ भी A+B+C ही बन जाएगा अपॉन A+, ये AP में होंगे। अब अगर हम AP में रखे हुए पदों को समान संख्या से भाग करवाएं तो वापस जो पद मिलेंगे वो AP में ही होंगे। तो यहाँ A+B+C से भाग करवा देते हैं। भाग करवाने पर तो ये हो जाएगा 1/B+, 1/C+A, 1/A+B, ये हैं AP में। और हम जानते हैं कि अगर AP में रखे हुए पदों का व्युत्क्रम ले लिया जाए, रेसिप्रोकल ले लिया जाए, तो वो GP में हो जाते हैं, नहीं वो HP में हो जाते हैं। तो लेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये B+C हो जाएगा, C+A और A+B, ये हो जाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में HP में, यानी हरात्मक श्रेणी में। और यही हमें सिद्ध करना था, ये हो चुका है, प्रूव्ड। ओके, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ हमें ABC गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं और सिद्ध करना है log A, log बेस A पर n, log बेस A पर n और log बेस C पर n, ये हरात्मक श्रेणी में होंगे। या तो यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो इन्हें गुणोत्तर श्रेणी में लेकर चलो और इन्हें हरात्मक श्रेणी में दिखाओ, या फिर इन्हें पहले ही हरात्मक श्रेणी में मानकर चलो और फिर इन्हें गुणोत्तर श्रेणी में दिखाओ इनके बेस पर।
तो हम यहाँ अगर इधर से इधर को चलें तो थोड़ा हार्ड रहेगा समझने में, समझाने में। इधर से इधर को चलें तो ये चुटकियों का खेल है। देखो हम ये चुटकियों का खेल खेलते हैं। तो मान लेते हैं log बेस a n log बेस b पर n और log बेस c पर n, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, यहाँ मैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये log n अपॉन log a हो जाएगा। इसको हम लोगरिथम की बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया है। log n अपॉन log b, और इसको लिख देते हैं log n अपॉन log c। ये भी HP में ही है अभी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनके रेसिप्रोकल ले लूँ, उल्टे ले लूँ, इनके व्युत्क्रम ले लूँ, तो वे AP में हो जाएंगे। मतलब मैं log a को ऊपर लिख दूँ और log n को नीचे लिख दूँ, log b को ऊपर, log n को नीचे, log c को ऊपर, log n को नीचे, तो ये GP में हो जाएंगे, माफ़ी चाहूँगा AP में हो जाएंगे, क्योंकि AP और HP दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, अगर ये पद AP में है तो हम AP की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मध्य के पद का दुगना, मध्य का पद ये है, इस पद का दुगना कर दो, log b अपॉन log n पहले और तीसरे पदों के योग के बराबर होता है। तो पहले और तीसरे पद को जोड़ दीजिए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो इस 2 को तो यहाँ ऐसे लिख दूँ, 2 log b अपॉन log n। अब यहाँ से log n कॉमन आता दिख रहा है हमें, 1 अपॉन log n कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बच गया log a प्लस log c। log n से log n कैंसिल आउट हो गया। अब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। log की प्रॉपर्टी होती है कि m log n जो होता है ना, वो log n की पावर m के इक्वल होता है, यानी जो पीछे संख्या होती है वो इस संख्या की घात बन जाती है। तो यहाँ ये जो 2 है ये b की घात बन जाएगा, तो इसको लिख देता हूँ log b स्क्वायर। log की एक और प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, जो इक्वल्स टू होती है log m गुणा n। तो यहाँ log a प्लस log c गुणा कर होकर हो जाएंगे log a c, दोनों तरफ से लोगरिथम हटा देते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए सी। ये जो प्रतिबंध आया है ये गुणोत्तर श्रेणी का प्रतिबंध है, ये तब आता है जब ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में हो, जीपी में हो, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वास्तविक संख्याओं के समांतर एवं हरात्मक माध्य क्रमशः 8 और 2 हैं, उनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना 2 वास्तविक संख्याएं A तथा B हैं, तब A व B का समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है A प्लस बी बाई 2। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य निकलता है रूट ए बी से, और हरात्मक माध्य
हरात्मक माध्य आता है 2ab अपॉन a प्लस b सूत्र के द्वारा। आपको दिया है यहाँ पर समांतर माध्य 8, a प्लस बी बटे 2 बराबर 8। या मैं यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कर लूँ तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया। हरात्मक माध्य 2 2ab अपॉन a प्लस बी, ये 2 के इक्वल है। या मैं यहाँ से 2ab इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी लिख दूँ। 2 दोनों तरफ है, कैंसिल कर दो। ए बी इक्वल्स टू समीकरण 1 का प्रयोग करके ए प्लस बी के स्थान पर 16 रख देता हूँ। समीकरण 1 से, लेकिन हमें क्या करना था, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना था हमें। और गुणोत्तर माध्य हम जानते हैं इस सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। और इस सूत्र को इसको ऐसा बनाने के लिए केवल हमें दोनों तरफ का वर्गमूल लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लिया तो इधर आ जाएगा रूट ए बी और इधर रूट 16। 16 का रूट जो होता है ना 4 होता है। ए बी इक्वल्स टू आ गया 4, मतलब गुणोत्तर माध्य आ गया 4। जी इक्वल्स टू 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। तो वास्तविक संख्याओं के समांतर एवं गुणोत्तर माध्य 8 और 4 हैं, उनका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको दो संख्याओं a और b के लिए समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य लिखकर दिखाए थे। तो यहाँ मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ हमें दिया गया है समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2, ये किसके इक्वल, 8 के इक्वल दिया गया है। और गुणोत्तर माध्य यानी रूट ए बी, ये हमें 4 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। हमें इसका हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं और इसका दोनों तरफ का वर्ग कर देता हूं और ए बी इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूं। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 भाग समीकरण 1। समीकरण 2 का LHS लिखता हूं ए बी। समीकरण 1 का LHS है a प्लस बी बाई 2। समीकरण 2 का RHS है 16। समीकरण 1 का है 8। अब इस 2 को सबसे ऊपर गुणा करा दो तो ये 2ab हो जाएगा और अपॉन में a प्लस बी आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2। अब अगर हम ध्यान से देखें, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है हरात्मक माध्य का। तो ये हरात्मक माध्य जो है ना, वो हमारे पास 2 आ गया है इस क्वेश्चन में। यही हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर है प्यारे दोस्तों। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो पढ़ाए गए हैं अच्छी तरह आप इनको समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड जितने चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाए हैं सबके लेक्चर्स की वीडियोस का लिंक एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा और सबसे नीचे देखिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहाँ से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।